डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर नंबर 2 को इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले पेपर नंबर 1 सॉल्व करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को जो आपके सॉल्व कराए गए हैं। और बाकी जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, बोन्स कंटेन डैश एमिनो एसिड। तो बोन कौन से एमिनो एसिड कंटेन करते हैं? तो ओसिन एमिनो एसिड को कंटेन करते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है जेंट स्क्वायरल इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज। तो किसका एग्जांपल है जेंट जो है स्क्वायरल आपका? तो ये है इनडिटर्मिनेट थ्रेटनेड स्पीसीज का एग्जांपल है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन बिलोंग्स टू डैश क्लास। तो ह्यूमन बींग्स जो है बिलोंग करते हैं मेमेलिया से। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, ऑर्गन लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। तो ऑर्गन लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, तो कौन सा ऑर्गन होता है जो आफ्टर डेथ डोनेट कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा हार्ट। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वॉल्केनो इज ए डैश डिजास्टर। तो वॉल्केनो जो है ये कौन सा है? तो ये जियोलॉजिकल डिजास्टरों में शामिल होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जियोलॉजिकल ये आपको पता ही है। इसके बाद है आपका, आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड निकालना, इसमें से देखिए अर्थक्वेक जो है आपका नेचुरल डिजास्टर होता है, आपका फ्लडिंग भी नेचुरल डिजास्टर में शामिल होता है, और वार जो है ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर में ही, सॉरी सुनामी भी आपका नेचुरल डिजास्टर में शामिल होता है। लेकिन वार जो है नेचुरल नहीं होता, ये प्रकृति से तो होता नहीं है, यह क्या है, ह्यूमन मेड है। तो यहाँ पर ऑड एंड आउट में आपका वॉर जो है इसको शामिल करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कैरिड आउट नहीं होता है, इसलिए जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंप्लीट द को रिलेशन। तो कंप्लीट करना है को रिलेशन को। तो यहाँ क्या पूछा गया है ये देखिए, यहाँ पे सिंपली पूछा क्या गया है, वेस्टर्न घाट और एशियाटिक लॉयन और सुंदरबन जो है सेंचुरी, इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका टाइगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा TIGER, टाइगर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है आपका, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन ए थर्मल पावर प्लांट। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन से टाइप का फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा, जो थर्मल पावर प्लांट में होता है वो होता है कोल, ठीक है ना। तो हमारा कोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, इसमें जो कि ये आइडेंटिफाई करना था पिक्चर को और देख करके इसका नाम लिखना था। इस तरह का आपको ये पिक्चर है, तो इस ये बिल्कुल पिक्चर का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिक्चर ये हो जाएगा आपको लाफ्टर क्लब का। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाइए, गिव रीजन, एनी टू देने हैं, गिव साइंटिफिक रीजन देने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है सेल की और ऑर्गेनिज्म की। तो ये क्यों होता है इसका रीजन देना है साइंटिफिक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सेल डिवीजन वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होते हैं ये किस टाइप के रिप्रोडक्शन देते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेलुलर जो है ये देते हैं। इट इज मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो हम लिख सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे, अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन का ये साधन होता है, ठीक है। एक तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। दूसरा है द जाइगोट विच इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट composed of millions of cells formed by successive divisions। तो इसमें जो है युग्मनज जो होता है, जाइगोट जिसको बोलते हैं, वो एकल कोशिकाओं से बना होता है और जो क्रमित विभाजनों द्वारा निर्मित लाखों कोशिकाओं से बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका हो गया, मतलब इसका थर्ड पॉइंट जो हम लिख सकते हैं इसमें, इसका रीज़न देना है कि सेल डिवीज़न क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए, ऑर्गेनिम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने दो आपको रीजंस बताए। तीसरा रीजंस होगा, इट इज़ द बेसिस ऑफ रिपेयर फॉर ओल्ड एंड वर्न आउट टिश्यूज। तो ये क्या है,
ये पुराने और ख़राब हो चुके ऊतकों की मरम्मत करता है, टिश्यूज़ की मरम्मत करता है, इसलिए सेल सेल डिवीज़न जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन टू वेरियस लाइफ फॉर्म्स। और ये क्या करता है, ये विभिन्न जीवन को, जो विभिन्न प्रकार के जीवन को विकास करने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलियम आर्थ्रोपोडा। तो कॉकरोच जो है ये फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो इसका रीज़न सीधा सीधा हो जाएगा, निम्नलिखित विशेषताएं हम इसमें देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा आर फॉलोइंग। फर्स्ट जो है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेंगस। तो यहाँ पर जो है ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है, जो ये संयुक्त उपांगों की उपस्थिति को शो करता है। उसके बाद दूसरा जो है, इट इज़ ट्राइलोब्लास्टिक और कोइलोमेट। और उसके बाद में है आपका बिल्ट्रेली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है कि ये जो है बहुत सारे जो है आपका ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोएलोमेट और आपका जो है इसमें सम्मित और खंडित है। ठीक है ना, ये सारे के सारे इसमें चीज़ें मिलती हैं इसलिए। और उसके अलावा जो है इसमें इट हैज़ चिटोनियस एक्सोस्केलेटन अराउंड इट्स बॉडी। तो यह जो है इसके शरीर के चारों ओर जो है चिटिनस एस्कोस्केलेटन जो है होता है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इट रेस्पिराइज विद द हेल्प ऑफ ट्रेचियल सिस्टम। तो ये रेस्पिराइज किससे करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन कैसे लेता है, तो कॉकरोच जो है ये आपका श्वसन प्रणाली की मदद से श्वसन करता है। ठीक है, हैंस कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थोपोडा। इसलिए जो है कॉकरोच जो है या फिर तिलचट्टा जो है फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित है, उसी से बिलोंग करता है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन अ नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। तो इसमें पूछा गया है कि पावर जनरेशन प्लांट जो है वो आपका बेस्ड होता है इको फ्रेंडली, बेस्ड होता है नेचुरल गैस पे, वो क्या इको फ्रेंडली है? सीधा सीधा, यानी कि प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है पर्यावरण के अनुकूल है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, नेचुरल गैस इज रिलेटिवली क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ईंधन को जलाने का जीवाश्म साधन है। उसके अलावा दूसरा जो हम लिख सकते हैं, बर्निंग नेचुरल गैस फॉर एनर्जी रिजल्ट्स इन फीवर एमिशंस ऑफ नियरली ऑल टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देन बर्निंग कोल और पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस जो है प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर जो है आप ऊर्जा के लिए जो प्राकृतिक गैस को जलाने से जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या कोयले को जलाने की तुलना में लगभग सभी प्रकार की प्रदूषक और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कम निकलता है। ठीक है, और इसीलिए हम कह सकते हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक गैस पर आधारित जितने भी बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद आते हैं हम, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री। तो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, इसको हमें कंप्लीट करना है। इस चार्ट को मैंने नीचे कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको ये चार्ट कंप्लीट करने से मिलेगा। यहाँ पर जो चार्ट है इसमें क्या है, आपका विकास के साक्ष्य जो दिए गए हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब इसके पॉइंट्स आपको लिखने थे, तो इसमें आपका अवशेषीय अंग हो जाएगा, यहाँ पर वेस्टिजियोलॉजिकल जो है आपका ऑर्गन्स हो जाएगा, और कनेक्टिंग लिंक्स हो जाएगा जिसमें आपका, और इसके अलावा जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका पेलियोंटोलॉजिक, और यहाँ पर जो है आपका एम्ब्रोलॉजिकल, यहाँ पर जो है भ्रूण विज्ञान आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स जो है 4 आपको इसमें सबमिट कर देने थे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम स्टोरी ऑफ जादव मोलई पेंग। तो यहाँ पर जो है मिस्टर मोलई जो है सिंगल हैंडली ट्रांसफॉर्म ए बैरन लैंड इनटू ए फॉरेस्ट। तो मोलई ने क्या करा था कि इन्होंने जो है खुद ही, मतलब अकेले ही जो है एक बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया था। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लर्न कर रहे हैं, जादव मोलई पेंग की कहानी से हम क्या सीखते हैं वो हमें बताना है। तो इन्होंने एक जो जंगल था उसको पूरा का पूरा बना दिया था, किस पे, एक बंजर भूमि पे। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इसमें, इट वाज ड्यू टू हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टुवर्ड्स नेचर एंड हार्ड वर्क दैट ही कुड अचीव सक्सेस इन प्लांटिंग ट्रीज इन ओवर 1360 एकर्स ऑफ लैंड। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रकृति के
प्रति उनका जो प्यार था और मेहनत के कारण जो है उन्होंने 1360 एकड़ से भी अधिक भूमि पर पेड़ लगाने में जो है सफलता प्राप्त की। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट जो है इसको भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादा मोलई पेंग we learn that we all need to make earth better place to live for us as well as the coming generation। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, जादो मोलई पेंग की कहानी से हम सीखते हैं कि हम सभी को पृथ्वी को अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक बेहतर जगह बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं, इस कहानी से क्या लर्न करते हैं, फ्रॉम दिस स्टोरी इट इज़ क्लियर दैट इफ़ ए लार्ज क्राउड कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट, अगर एक बहुत बड़ा जो है लार्ज क्राउड यानी बहुत बड़ा भीड़ जो है अगर कोई प्रभाव डालता है किस पे, एनवायरनमेंट पे, इवन ए सिंगल पर्सन इज डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश ए फॉरेस्ट, अगर एक सिंगल पर्सन डिटरमाइन कर लेता है और वो इस्टेब्लिश कर देता है फॉरेस्ट को, देन एंड द बेनिफिट एनवायरनमेंट इन ग्रेट वेज, तो जो है बेनिफिट जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हो पाएगा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, इसमें हम पांचवा पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल्सो इफ वन पर्सन कैन मेक सच एन इम्पैक्ट, अगर ऐसा कोई एक ही व्यक्ति ऐसा प्रभाव डालता है, देन मैनी पीपल कमिंग टुगेदर इन यूनिटी टू टेक एफर्ट फॉर द एनवायरमेंट कंजर्वेशन कैन ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन। तो अगर एक व्यक्ति इतना प्रभाव डालता है तो सभी व्यक्ति जब मिल करके ठान ले तो जंगल की स्थापना वो आसानी से मतलब कर सकते हैं, अच्छा प्रयास कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक क्रांति जो है रेवोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपको डिफरेंसेस बताने हैं, जिसमें आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा बता सकते हैं, इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल, तो ये क्या होता है, आमतौर पर जो है द्वि अभिभावक होता है, बाई पेरेंटल यानी दो पेरेंटल होते हैं, और ये यूनि पेरेंटल होता है। ठीक है, इसमें एक पेरेंट होता है, इसमें दो पेरेंट होते हैं। और गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें युग्मक जो है बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी इसमें निषेचन होता है और इसमें निषेचन नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इट इन्वॉल्व्स बोथ मेसोसिस एंड मिटोसिस, तो इसमें जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होता है, और इसमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम 4 पॉइंट से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लिखने को बोला था। इसके बाद में आ जाइए, डिफाइन करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉप एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉप्स के आपको डिफाइन कर देना है और उसके बाद में उसके 2 एग्जाम्पल्स देना। कॉप्स डेवलप विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाई इंटरग्रांटिंग फॉरेन जीन्स विद देयर जीनोम और कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉप्स। तो यहाँ पर जो है सिंपल क्या बोला है कि जो अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है उसको हमें परिभाषित करना है और उसका उदाहरण देना है। तो इसमें जो है सीधा सीधा लिखा गया है, जो फॉरेन ये जो कॉप्स होते हैं, ये कॉप्स जो है ये जीन को उनके जीनोम के साथ में जो है प्रयोग करके और जो लक्षण चाहिए उसके साथ विकसित करते हैं, वही फसल जो है संशोधित फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं, बीटी कॉटन होता है, ठीक है, बीटी ब्रिंजल यानी कि बैंगन होता है, और आपका गोल्डन राइस होता है। इसके बाद में हर्बाइसाइड टॉलरेट प्लांट्स जो होते हैं ये भी हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे उसी में आते हैं। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ हिट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। तो यहाँ पे विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो है यौगिकों का समूह है, कुछ यौगिकों का समूह है जिसमें से प्रत्येक जो है शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए संचालन के लिए आवश्यक है। और इसमें से टाइप्स ऑफ विटामिन जो है हम दे सकते हैं, फैट सोल्यूबल जो होता है यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं वो ए, आपका डी और ई और के हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं पानी में, वो बी और सी होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ विटामिन दैट आर सोल्यूबल इन फैट, और कभी कभी पूछता है राइट द नेम्स ऑफ द विटामिन दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। सिंबल नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये जो है एक कूड़ेदान में जो है कचरा डालता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है। तो दिस सिंबल टेल्स अस टू कीप आवर वेस्ट केयरफुली, यानी कि ये सिंबल जो हमें क्या बताता है कि ये सिंबल हमें बताता है कि जो वेस्ट होता है हमारा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो होते हैं वो हमें क्या करना है कि
कचरा जो है हमें सावधानी से रखना है। और दूसरा जो है, दिस सिंबल इंडिकेट सेफ फ्यूल, यानी यहाँ पे बाइसाइकिल दिया है तो बाइसाइकिल जो है विदाउट फ्यूल चलता है, तो ये सिंबल दे रहा है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, फ्यूल को सेव करना चाहिए। और थर्ड जो है, इसमें आप ड्रॉप ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, तो दिस सिंबल इज गिविंग द मैसेज टू सेव वाटर, तो ये पानी बचाने का मैसेज देता है थर्ड सिंबल। तो इस तरह से तीनों सिंबल के मीनिंग्स लिख देंगे वन वर्ड में। इसके बाद में राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लास रेप्टिला, तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया लिख सकते हैं। पहला जो है, दीज आर क्रीपिंग एंड बोरोइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल विद स्केल्स ऑन देयर बॉडी, तो यहाँ पर जो है ये रेंगने वाले और अपने शरीर पर जो है इनके जो होते हैं, क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके शरीर पर जो है स्केल्स होते हैं और ये तैरने वाले रेंगने वाले जो है ये होते हैं। और दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फाउंड इन मोस्ट वार्म रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और इनका जो है ये जो जानवर है ये ठंडे खून वाले होते हैं और दुनिया के अधिकांश गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद में है, देयर स्किन इज ड्राई रफ विदाउट एनी ग्लैंड्स, यहाँ पे जो है इनकी त्वचा जो है बिना किसी ग्रंथि के शुष्क और खुदरी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए थर्ड पार्ट में जो है इसमें पूछा गया, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज, तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि चीज़ बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि काऊ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, काऊ मिल्क। इसके बाद जो दूसरा, विच एंजाइम वॉज यूज अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन, तो किस एंजाइम को अर्लियर यूज़ किया गया था चीज़ प्रोडक्शन के लिए, वो आपको बताना है। तो देखिए जो एंजाइम चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया था वो हमारा कौन सा था, आपको अच्छे तरह से पता होगा और इसको याद भी रखना है, आपको कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से याद भी रखना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, और जब भी मैं आपको आंसर बताऊं तो कंप्लीट आंसर को ज़रूर एक बार याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा रेनेट एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेनेट एंजाइम, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तो विच एंजाइम इज यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, तो यहाँ पर कौन सा जो है एंजाइम यूज़ करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, हमारा जो है इसमें यूज़ हो जाएगा प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ PRO, प्रो टी, फिर ठीक है आपका हो जाएगा EASE, ठीक है, प्रोटीज एंजाइम। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज सोन इन द गिवन डायग्राम, अभी डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये डायग्राम है आपका। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस इसमें शो किया गया है, तो ये आपको पहले बताना है, उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसका सॉल्यूशन देंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस कौन सा है, तो द प्रोसेस सोन इज द गिवन डायग्राम इज स्टेम सेल थेरेपी, कौन सा डायग्राम है ये, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है, स्टीम स्टेम सेल थेरेपी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला गया है, ये हमने डायग्राम का बता दिया। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट क्या है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी इज यूज्ड इन ब्लड सेल, यूज्ड इन ब्लड सेल्स, ठीक है, यूज्ड इन ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। और थर्ड जो पार्ट है, विच ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस, तो कौन सा ऑर्गन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा किडनी एंड लीवर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर।
किडनी एंड लीवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। चौथा पॉइंट जो है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर, राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मेड मेड डिजास्टर। बहुत इजी है। तो डिजास्टर आर सीरियस डिस्ट्रप्शंस टू द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी दैट एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी, ठीक है, दिस दैट एक्सीड एक्सीड्स इस इट्स कैपेसिटी टू कॉप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपदाएं ऐसे समुदाय के कामकाज में गंभीर संकटें पैदा करती हैं और इनकी जो है सीमा जो है अधिक होती है। क्लियर। और एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं नेचुरल डिजास्टर जो है ये हो जाएगा फायर स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म एंड फ्लड्स, ठीक है, जिसमें आंधी, धूल भरी आंधी और बाढ़ आदि शामिल है। ठीक है, और भी हमने देखा था सुनामी हो सकती है। इसके अलावा अर्थक्वेक भी हो सकता है नेचुरल डिजास्टर में, ये तो है ही। इसके अलावा आपका सुनामी हो सकती है, उसके बाद में अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, तो ये हो गया। और मेन मेड डिजास्टर में केमिकल स्पिल्स हो सकता है, हजार्डस मटेरियल स्पिल्स हो सकता है और एक्सप्लोजन्स वगैरह हो सकते हैं, ये आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है, राइट द ऑब्जेक्शंस रेज अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन थ्योरी थी, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्शंस थे, यानी कि कौन कौन से जो सिद्धांत के विरुद्ध जो है आपत्तियां थी वो आपको बतानी है। तो देखिए, डार्विन सम ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट इसमें है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, यानी कि सीधा सीधा बोला गया है कि जो प्रकृति चयन है वो विकास के लिए केवल अकेले जिम्मेदार नहीं है। तो ये पहला एक चीज था इसमें जो है इसका ऑब्जेक्शंस थे। सेकंड है, इन दिस थ्योरी डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ अन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो डार्विन ने जो है इसमें एक्सप्लेन नहीं किया इनहेरिटेंस को, जो यूजफुल होंगे और अन यूजलेस जो होंगे मॉडिफिकेशंस के लिए उसको भी। और जो है, नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग स्लो एंड अबटर्ब चेंजेस वाज प्रोवाइडेड इन द थ्योरी। और इसमें जो है इसमें जो धीमे और अचानक हुए परिवर्तनों के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये आपके तीन जो है इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये एक डायग्राम आया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को देख लीजिए, जिसमें बायोमास है, सोलर एनर्जी प्लस CO2 है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सेलुलोज टू ग्लूकोज जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू द फर्मेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे बायोफ्यूल है, यहाँ पे सेलुलोज है, यहाँ पे थ्रेसिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग दिखाई जा रही है, और यहाँ पे CO2 जो है साइकिलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो इससे भी CO2 निकल रहा है, इससे भी CO2 निकल रहा है, इससे भी CO2 निकल रहा है, और सारे के सारे इधर जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको। अब इसमें जो है यहाँ पे शुगर भी है, बायोफ्यूल सब बता दिया मैंने। ये डायग्राम इस तरह का है, और इस डायग्राम में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, विच प्रोसेस इज शोन इन द अबव फिगर। तो कौन सा जो है प्रोसेस इस फिगर में शो किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम इसमें बताते हैं। देखो इसमें कौन सा प्रोसेस शो किया गया है, तो आंसर हो जाएगा द अबव पिक्चर शोज द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जांपल्स फॉर लिक्विड्स फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जो है आपको दो एग्जांपल्स देने हैं, जो लिक्विड फ्यूल्स हो सकते हैं और सॉलिड फ्यूल्स हो सकते हैं। अगर मैं लिक्विड फ्यूल्स की बात करूं तो इसमें हमारे दो आ सकते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स। और इसमें दूसरा जो आ सकता है वो आ सकता है एल्कोहल्स। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका सॉलिड फ्यूल्स है, इसमें हमारे दो पार्ट हो सकते हैं, और एक का एग्जांपल दे सकते हैं हम सॉलिड फ्यूल में, कोल हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डंग। ठीक है, गाय गोबर का डंग। तो यहाँ पे इन दोनों के हमने जो है प्रोसेस से टू एग्जांपल्स दे दिए, एक वेजिटेबल ऑयल्स हो जाएगा और अल्कोहल्स हो जाएगा जो लिक्विड फ्यूल्स में आ जाएगा, और सॉलिड फ्यूल्स में आपका कोल और डंग आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द
स्टेजेज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। अब यहाँ पर जो है इसको आपको कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को। तो इसमें आप जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पहला जो पार्ट में आ जाएगा विंड विद रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर विंड टरबाइन विद लार्ज फिन्स आ जाएगा, उसके बाद में जनरेटर आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चारों स्टेप्स में आपको भरने थे, तो चारों यहाँ पे मैंने भर रखा है। इसके बाद में है सेकंड पॉइंट में पूछा है राइट लिमिटेशंस इन ए इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी यूज करता है उस इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो है लिमिटेशंस बतानी है। तो लिमिटेशंस इन ए इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी आर, कौन कौन से हो सकते हैं? विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, यानी विंड जो एनर्जी चाहिए, जो हवा चाहिए, जो वो ऊर्जा जो है हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। आप भी जानते हैं हर जगह पे जो विंड वेलोसिटी जो है नहीं मिलती है, जो उसको ज़रूरत होती है उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए क्या बोला गया। 4 में जो है एक छोटा सा डायग्राम दिया गया, स्केच एंड लेबल एसेंशियल एंड एसेसरी वॉल्स ऑफ फ्लावर। तो आपको सारे के सारे जो है बनाने हैं। तो इनको बनाना आसान है, आसानी से आप, मेरे हिसाब से तो आप सब कोई बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी कि भैया नहीं बना पाएगा। तो और देखो इन सब डायग्राम्स को ना अच्छे तरीके से याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, समस्या ही समस्या हो जाएगी। तो फूल के आवश्यक और सहायक जो है इसमें आपको स्केच को लेबल करना है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फ्लोरा हो जाएगा, जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं हिंदी में, वो हो गया। और फिर इसके बाद में आपका स्टिग्मा होता है, इसको स्टिग्मा हो जाएगा। उसके अलावा जो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल हो गया, यहाँ पे ओवरी हो जाएगा इसका। उसके अलावा एंथर हो जाता है, और फिलामेंट हो जाता है, और काइलेक्स हो जाता है। ठीक है, और पेडिसेल हो जाता है। तो इस तरह से आप ये 2-4 नाम जो है इनको बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं पोलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं पोलिनेशन यानी परागण क्या है। तो पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ठीक है, परागण एक फूल के नर एंथर से परागण कणों को जो है मादा वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स विंड और वाटर एंड बायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट्स और अदर एनिमल। जो परागण है ये अजैविक घटकों और जैविक घटकों दोनों की मदद से होता है। अजैविक घटक में जो है आपका विंड और वाटर आ जाता है, जिसमें पानी और हवा आ जाएगी। और जैविक बायोटिक घटक जो हैं उसमें आ जाएगा इंसेक्ट, जो आपका जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े हो सकते हैं, और अन्य जानवर अदर एनिमल्स हो सकते हैं। स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जो परागण के दौरान जो है स्टिग्मा जो है चिपचिपा हो जाता है। और इसके अलावा पोलन गर्मिनेट्स when they fall upon such sticky स्टिग्मा। और ऐसे चिपचिपे वर्तिकाग्र पर गिरने की वजह से परागकण जो है अंकुरित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं। तो देखो एग्जांपल्स जो है हमने दे दिया है, मैंने बताया था आपको क्या है, यहाँ पर भी दिया था विंड वाटर और इंसेक्ट्स एंड एनिमल। यहाँ पर भी वही लिखेंगे विंड वाटर इंसेक्ट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप? पहला पॉइंट इसमें पूछा गया, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट। अगर आप जो है मोर टाइम जो है इंटरनेट पर क्या कर रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर आप इंटरनेट पर अधिक समय व्यतीत करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं। इफ़ आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, मोबाइल गेम, फोन एक्सेट्रा, आई वुड फॉलो द बिलो गिवन स्टेप्स। तो जो अगर मैं इंटरनेट, मोबाइल गेम्स और फ़ोन आदि का अगर अधिक समय उपयोग करता हूँ तो मैं नीचे दिए गए कुछ चरणों का पालन करूँगा, सम स्टेप्स का पालन करूँगा। पहला स्टेप जो है इसमें सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पर डेस्टिनेटेड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग विच यूजेज ऑफ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग मील्स वाइल स्टडिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी गतिविधियों को जो है मतलब ऐसी गतिविधियाँ जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन उपयोग करने में सख्ती की जानी चाहिए उसका पालन करूँगा। जैसे उदाहरण के लिए भोजन के दौरान, पढ़ाई के दौरान जो है इन चीज़ों का मैं बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रूप से पालन करूँगा। दूसरा जो है इसमें टेकिंग टू फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स व्हेन आई फील लोनली इंसीड
इंस्टीड ऑफ यूजिंग इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। अब अगर मैं जो है अकेला महसूस करता हूँ तो अपने दोस्तों से बात करने का या फैमिली मेम्बर से बात करने का जो है क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, बजाय इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के। दिस विल रिड्यूस द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स ड्यूरिंग द आइडियल टाइम। और ये जो है हमारी मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की हैबिट को खाली समय में जो है कम कर देगा। खाली समय में जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसको जो है रिड्यूस कर देगा। और तीसरा जो है डेवलप हैबिट्स लाइक रीडिंग बुक्स, राइटिंग डायरी, कलेक्टिंग वेरियस मटेरियल्स, ड्राइंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एट्सेट्रा। और क्या करूँगा, किताबें पढ़ने की, डायरी लिखने की और विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करने की और अपना कोई हॉबी विकसित करने की, चित्र बनाने की या संगीत सुनने की जो है हॉबीज़ डेवलप करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा रीज़न देना है हमें, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड टू तम्बाकू च्युइंगिम। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोला आपके पड़ोसी या पड़ोस का बच्चा जो है उसको तम्बाकू जो है चबाने की आदत है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ आई फाइंड दैट द चिल्ड्रन या चाइल्ड ऑफ माई नेबर इज एडिक्टेड टू तम्बाकू च्युइंगिंग, देन I will make him aware about the health problem associated with chewing tobacco like mouth cancer or tooth decay or gum disease etc. This will help him to make decision about quitting tobacco. तो अगर मैं उसे तम्बाकू से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जो है बताऊंगा, जैसे कि मुंह का कैंसर, दांत की सड़न या मसूड़ों का रोग आदि, तो शायद उसको तम्बाकू को छोड़ने में मदद मिलेगी। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा जो है, आई विल एडवाइस हिम टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ तम्बाकू एवरी डे टिल ही फाइनली क्विट्स इट कम्प्लीटली। मैं उसको जो है हर दिन तम्बाकू के सेवन को कम करने के लिए कहूँगा ताकि वो धीरे धीरे कम करते करते उसको छोड़ दें। और तीसरा जो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, आई विल ऑल्सो मेक हिम टॉक टू हिज फैमिली। और जो है मैं उससे इस बारे में उसके परिवार और दोस्तों से भी बात करूंगा रिगार्डिंग दिस इश्यू, सो एज टू हेल्प हिम गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, ताकि उसकी आदत से उसको छुटकारा दिला सकूं। तो इस तरह से कुछ जो है आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। और अब क्या करेंगे, योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव। जो है आपकी सिस्टर जो है वो क्या हो गई हैं, इनकम्युनिकेटिव। आपकी बहन जो है वो इनकम्युनिकेटिव है। तो द फीलिंग्स ऑफ स्टेइंग अलोन और नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स में लीड टू मेंटल स्ट्रेस। अगर हम ये सोचते हैं या हमको ये महसूस होता है कि हम अकेले हैं और हम किसी से बात नहीं करते हैं, दूसरों से बात नहीं करते हैं, तो ये हमारे को जो है मेंटल स्ट्रेस जो है ये डेवलप कर देगा। और दिस कैन इवेंचुअली अफेक्ट वंस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। और ये जो है आपका फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक जो है वो हेल्थ भी आपकी प्रॉब्लम में डाल सकता है या उसको इफेक्ट कर सकता है। इफ़ आई फाइंड दैट माई सिस्टर इज बिकमिंग इन कम्युनिकेटिव एंड प्रीफर टू रिमेन अलोन, देन अगर मैं देखता हूं कि मेरी सिस्टर जो है वो इनकम्युनिकेटिव है और वो अकेले रहना चाहती है, तो मैं पहला पॉइंट क्या करूंगा, आई विल टॉक टू हर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर हर अलोफनेस एंड स्ट्रेस। मैं उससे बात करूंगा और उसके अकेलेपन और उसके जो है समस्या स्ट्रेस की, उसके बारे में उससे बात करूंगा। आई विल डिस्कस हर प्रॉब्लम, मैं उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करूंगा या उसके बारे में बात करूंगा। हेल्प हर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसकी समस्या को जो है सुधारने की या उसका सोल्यूशन पाने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो हम लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू गेट हर टू स्पीक विद फैमिली मेम्बर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि वो फैमिली मेम्बर से बात करे एंड पार्टिसिपेट इन फैमिली डिस्कशंस, और वो फैमिली डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे और फैमिली फंक्शंस में भी जाए। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो एनकरेज हर टू परस्यू हर हॉबीज़, और मैं उसको और भी जो है उसको एनकरेज करूँगा कि वो प्रेरित करूँगा कि वो जो है अपने किसी भी तरह के जो हॉबीज़ हैं उसमें जो है वो क्या करे, परस्यू करे, भाग ले, हिस्सा ले या फिर उसको बढ़ाए। उसके लिए मैं उसको इनकरेज करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा। दिस कैन हेल्प हर डाइवर्ट माइंड डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम इशू दैट आर ट्रबलिंग हर। तो दिस कैन यानी कि ये जो है क्या करेगा, तो यह जो है उसके मैं उसकी इस समस्या के बारे में जो है मैं कह सकता हूँ कि दिस कैन हेल्प हर टू डाइवर्ट हिज माइंड, और ये जो है उसके मन को जो है वहाँ से विचलित करेगा और जो इशू है उसके ट्रबल का, उसके दुख का जो कारण है वो शायद वहाँ से हट जाएगा या उसमें उसको मदद मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है, इफ़ रिक्वायर्ड आई विल एडवाइज हर टू कंसल्ट ए प्रोफेशनल काउंसलर
एंड डिस्कस हर प्रॉब्लम्स। अगर ज़रूरत पड़ी या आवश्यकता हुई तो मैं उसे एक पेशेवर परामर्शदाता बोल सकते हैं, या काउंसलर को यही बोलते हैं जो परामर्श देता है, उससे परामर्श करने की सलाह दूंगा। और मैं बोलूँगा कि वो अपनी समस्याओं को उससे बात करके, चर्चा करके जो है क्या ले, सलाह ले। ठीक है, तो ये मैं सलाह उसको दूंगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड होम फॉर गुड पर्पज़। तो आपको क्या करना है, फ्री स्पेस अराउंड, मतलब यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड यूर होम फॉर गुड पर्पज़। जो आपको अपने घर के आसपास खाली जगह का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना होगा। तो यहाँ पर जो है, आई विल यूज़ द फ्री स्पेस एंड माई होम इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए, आई विल ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड सर्ब्स विच विल ब्यूटिफुली, यहाँ पे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको सही कर लेना, एंड सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन ऑक्साइड्स लेवल। तो मैं छोटे पौधे और छोटे छोटे झाड़ियाँ उगाऊंगा जो आसपास के वातावरण को क्या करेंगे, सुशोभित करेंगे, अच्छा दिखने में मदद करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को भी कम करने में मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो मेक द स्पेस अवेलेबल फॉर पार्किंग फॉर पब्लिक व्हीकल्स। और मैं क्या करूँगा कि जो है जो स्पेस अवेलेबल है उसको मैं यूज़ करूँगा पार्किंग के लिए, जो पब्लिक व्हीकल्स है उसके लिए। एंड स्टार्टिंग ए स्मॉल प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी। और क्या करूँगा, एक छोटा सा जो है प्लेग्राउंड भी बनाऊँगा और छोटा सा खेलने का मैदान भी बनाऊँगा। तो इस तरह से हम जो है एफर्ट कर सकते हैं अपने अराउंड जो फ्री स्पेस है उसको यूटिलाइज करने में। इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है, योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज़ डेवलप्ड द स्ट्रेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका भाई जो है 12वीं में पढ़ रहा है और वो तनाव उसने विकसित कर लिया है, उसने स्ट्रेस जो है डेवलप कर लिया है। तो देयर आर वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच माई ब्रदर मे हैव डेवलप स्ट्रेस। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भाई जो है कई कारण से जो है तनाव में आ सकता है। तो यहाँ पर जो पहला रीज़न है, द मोस्ट पॉसिबल रीज़न इज दैट he is in class 12th and is worried about his board exams and future। सबसे संभावित कारण हो सकता है कि वह 12वीं कक्षा में है और अपनी बोर्ड परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरा, हाउ एवर माई फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सिट डाउन विद हिम एंड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉज आई वुड वर्क विद हिम टू टॉक आउट ए स्ट्रेटजी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तो जो है मैं क्या करूँगा, मेरा पहला कदम ये होगा कि मैं उसके साथ बैठ करके उसके तनाव का कारण को समझने की कोशिश करूँगा, और कारण समझने के बाद में मैं उसके साथ मिल करके यह तय करूँगा कि उसकी समस्या को सामना करने की रणनीति क्या हो सकती है। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, आई वुड टॉक टू हिम इन मैनर दैट प्रमोट्स हिम टू थिंक पॉजिटिवली। और मैं जो है उससे इस तरह से बात करूंगा ताकि वो सकारात्मक जो है उसकी सोच बन जाए, और साथ ही साथ जो है उसको सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करे। एंड हिज माइंड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। और उसका दिमाग जो है नकारात्मक विचारों से हट जाए या फिर वहाँ से भटक जाए। और चौथा पॉइंट है, अनदर स्ट्रेटजी वुड बी सजेस्ट ही इंजल इन हिज फेवरेट एक्टिविटीज़। और एक रणनीति और भी यह होगी मेरी पसंदीदा कि मतलब उसकी पसंदीदा गतिविधियों में उसको शामिल होने का सुझाव जो है मैं दे सकूं। तो ये इस तरह से हम जो है पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन था साइंस पेपर 2 का, जिसको मैंने कोशिश करी पूरा हिंदी में आपको समझाने की। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके सामने जो प्लेलिस्ट डिस्कस हो रही है इसको जरूर देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।